नौसेना में शामिल हुआ सर्वेक्षण पोत एंस। देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संधायक शनिवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। पोत के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद हैं। इस मौके पर एडमिरल हरि कुमार ने अपने संबोधन में कहा, पिछले एक दशक में नौसेना ने अलग अलग रेंज के अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए हैं, चाहे वह शक्तिशाली विमानवाहक पोत विक्रांत हो, विशाखापत्तनम क्लास का डिस्ट्रॉयर हो, बहुमुखी श्रेणी के फ्रिगेट, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हों या गोताखोरी के लिए विशेष जहाज हो। हम उभरते हुए भारत की सेवा में एक संतुलित और आत्मनिर्भर बल का निर्माण कर रहे हैं। आखिरी 3 युद्धपोत और पनडुब्बियां पिछले 10 वर्षों में नौसेना में शामिल किए गए हैं। वे सभी भारत में बनाए गए हैं और संधायक भारत में बनने वाला 34वां पोत है। वहीं रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, अगर मैं अपनी नौसैनिक ताकत की बात करूं तो भारतीय नौसेना इतनी मजबूत हो गई है कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में हम पहले जवाब देने वाले बन गए हैं। वैश्विक व्यापार की बात करें तो हिंद महासागर को वैसे भी हॉटस्पॉट के तौर पर गिना जाता है। अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी आदि कई चोक पॉइंट हिंद महासागर में है, जिसके जरिए से बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी। आडवाणी देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनचंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी है। उनके पिता पेशे से एक उद्यमी थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रहण की थी। इसके बाद वह हैदराबाद, सिंध के DG नेशनल स्कूल में दाखिला लिया। 1947 में आडवाणी देश के आज़ाद होने का जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि आज़ादी के महज कुछ घंटों में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। उनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कई वर्षों तक आडवाणी राजस्थान में RSS प्रचारक के काम में लगे रहे। वह उन लोगों में शामिल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। पूनम पांडे की मौत की खबर निकली झूठी। अभिनेत्री पूनम पांडे का निधन नहीं हुआ है। उनकी निधन की खबरें झूठी थीं। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए अपने जिंदा होने की खबर दी है। अपनी मौत का तमाशा करने वाली अभिनेत्री ने खुद खुलासा किया कि उन्हें कैंसर भी नहीं है, बल्कि ये सब उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया था। अभिनेत्री की पोल अब खुल चुकी है और इसके साथ ही उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें नफरत झेलनी पड़ रही है। इस भद्दे मजाक के लिए यूजर्स और सितारे उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया जिसमें वे अपनी जीवित होने की जानकारी दे रही हैं और कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने की बात कह रही हैं। पूनम ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, मैं आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए बाध्य महसूस कर रही हूँ। मैं यहाँ हूँ, जीवित हूँ। सर्वाइकल कैंसर ने मुझ पर दावा नहीं किया, लेकिन दुखद बात यह है कि इसने उन हजारों महिलाओं की जान ले ली है जो इस बीमारी से निपटने के बारे में ज्ञान की कमी के कारण पैदा हुई। कुछ अन्य कैंसरों के विपरीत सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य है। बकाया भुगतान को लेकर ममता का धरना जारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रवार से धरना जारी है। वह केंद्र से राज्य के बकाये की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कड़ाके की ठंड के बीच धरनास्थल पर ही रात बिताई। पश्चिम बंगाल में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से बकाये की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना कड़ाके की ठंड के बीच रात भर जारी रहा, जिसके बाद वह शनिवार को सुबह की सैर पर निकलीं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने एक दिन पहले कोलकाता में BR आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन शुरू किया था। ममता बनर्जी के पास रात में धरनास्थल पर पहुंचने वालों में राज्य मंत्री फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास भी शामिल थे। बनर्जी सुबह पास के रेड रोड पर टहलने गईं और इसके बाद उन्होंने एक बास्केटबॉल मैदान का भी दौरा किया।
एक टीएमसी नेता ने बताया, यह इलाका घने कोहरे से घिरा हुआ था और मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सुबह की सैर पर निकलीं। बास्केटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ियों को देखकर वह रुकीं और उनसे बातचीत की। क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम फिर नोटिस देने के लिए केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस कल मुख्यमंत्री को नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए। भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची है। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम कल भी नोटिस देने के लिए केजरीवाल के घर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए और अधिकारी नोटिस लेने की जिद करने लगे, इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम वापस आ गई थी। यूसीसी से अलग रहेंगी उत्तराखंड की जनजातियां। समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की जनजातियां अलग रह सकती हैं। प्रदेश में 7 प्रमुख जनजातियां हैं, जिनके तौर तरीके और नियम अलग हैं। हालांकि अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है। समान नागरिक संहिता वैसे तो प्रदेश के हर नागरिक पर लागू करने का लक्ष्य है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा जा सकता है। अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है। पीएम ने किया कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी आज 3 फरवरी को कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, भारत का अफ्रीकी संघ के साथ विशेष संबंध है। हमें गर्व है कि अफ्रीकी संघ भारत की मेजबानी में G20 का हिस्सा बना। यह अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। देवघर के बैद्यनाथ धाम जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है और आज यात्रा का दूसरा दिन है। शनिवार को राहुल गांधी देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू हुई थी और मणिपुर से असम, बंगाल और बिहार होते हुए झारखंड पहुंची है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को झारखंड के पाकुड़ पहुंची और वहीं पर रात्रि विश्राम किया गया। शनिवार सुबह गोड्डा के सरकंडा चौक से यात्रा की शुरुआत हुई। शनिवार को राहुल गांधी देवघर के प्राचीन तीर्थ बाबा वैद्यनाथ धाम जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह देवघर में एक रोड शो करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा धनबाद जाएगी और वहीं पर रात्रि विश्राम होगा। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 804 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य में 2 चरणों में 8 दिनों के भीतर 13 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और 15 राज्यों को 110 जिलों से होकर गुजरेंगे। ओडिशा को मिलेगी 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे। वह पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन कैमरों पर रोक लगा दी है। 1 फरवरी 2024 को संसद में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार सुश्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। बजट में रेल संबंधी 3 कॉरिडोर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा अधिक यातायात घनत्व के कॉरिडोर का कार्य सम्मिलित है। 40,000 कोचों को वंदे भारत के कोच के तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे को प्राप्त बजट एवं रेल परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने रेलवे के विकास हेतु रिकॉर्ड धनराशि आवंटित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट 2024-25
2025 में रेलवे को ₹2,52,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश को 19,575 करोड़ का बजट मिला है।